नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लेवल्स के ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम बात करेंगे अपने पॉलिटिक्स स्पीच को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करने जाएंगे राष्ट्रपति के विषय में, प्रेसिडेंट के विषय में। जानेंगे कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रसंघ की जो कार्यपालिका शक्ति है किसके पास निहित है, किसमें निहित है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की रीति क्या है, राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो क्या है, और पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है वो किस आर्टिकल में है। तो सारे आर्टिकल को जानेंगे, इनकी योग्यता को जानेंगे, सारा का सारा कवर करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं किसके विषय में, राष्ट्रपति के विषय में। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 क्या बोलता है। आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कही गई है। इससे क्या पता चलता है आपको, इससे ये पता चल रहा है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो क्या है, संवैधानिक है। एक अनुच्छेद दिया गया राष्ट्रपति के विषय में। नेक्स्ट देखिए लिखा है, राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल आपका आता है अनुच्छेद 53। देखिए अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है आर्टिकल 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र किया गया है। कहने का मतलब कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी, जो भी संघ है आपका केंद्र है, उसके पास जो शक्ति है वो किसमें निहित है, वो राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष यानी कि स्वयं से या अपने अधीनस्थ अधिकारी कहने का मतलब है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जितने भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, आपका राष्ट्रपति में निहित है। तब भी किसी देश के साथ जब कोई समझौता होता है, किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता या संधि होती है, तो किसके नाम पे होती है, वो राष्ट्रपति के नाम पे होती है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला नागरिक माना जाता है किसको, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये किस में है दोस्तों, याद रखिएगा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वोटिंग से किया जाता है। इनडायरेक्ट वोटिंग से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय व गुप्त मतदान द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। दोस्तों प्रत्यक्ष वोटिंग यानी कि डायरेक्ट वोटिंग, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहने का मतलब है कि जनता ने जिनको चुना, द्वारा चुना गया, वो क्या है, अप्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, और प्रत्यक्ष जहां पर जनता डायरेक्ट चुन रही है। अब यहां पर बात करेगी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और आपका इसमें क्या है, देखिए प्रत्यक्ष वोटिंग से अनुतः समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या करा जाता है, इसमें अनुपात निकाला जाता है। इसमें क्या करा जाता है, आपका अनुपात निकाला जाता है। अनुपात के अनुसार क्या करा जाता है, वोटिंग करी जाती है। एकल संक्रमणीय के कहने की बात है कि यहां पर क्या है, ट्रांसफर वोटिंग होता है, यानी कि आपका जो वोट है वो वेस्ट नहीं जाएगा, एक के बाद एक आपकी वरीयता के अनुसार वो आगे बढ़ता जाएगा। अभी समझेंगे इस बात को। अब पहले हम बात करेंगे किस की कि राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग कौन लेता है। तो देखिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य की बात यहां पर नहीं हो रही है। निर्वाचित मतलब जो इलेक्टेड है, जिनको जनता ने चुना है, जो नॉमिनेटेड हैं, मनोनीत हैं, वो सदस्य इसके इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 अलग अलग क्षेत्रों से जो सदस्य आते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। आप सबको पता है कि मनोनीत करता है राष्ट्रपति 2 सदस्यों को। मैं अपने पुराने वीडियो में इस विषय में बता चुका हूं, हमको पहले भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा में जो सदस्य हैं, तो ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा उनको चुना गया है। यदि अगर किसी राष्ट्रपति ने इनको चुना है और वो दोबारा इलेक्शन में खड़ा होता है, पुनर्निर्वाचन में खड़ा आता है, तो क्या होगा, इनकी वोटिंग किसको जाएगी, उन्हीं प्रत्याशी को जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा पार्शियलिटी देखने को मिलेगी, पक्षपात देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरे कौन भाग लेंगे, राज्य विधानसभा, जितनी भी विधानसभाएं हैं आपके राज्यों में, उनके जो निर्वाचित सदस्य है। दोबारा यहां पर देखिए निर्वाचित सदस्य की बात हुई है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जो भी उस राज्य का राज्यपाल होगा वो एक सदस्य को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। और कौन सदस्य होगा, एंग्लो इंडियन, प्रत्येक राज्य की। तो जो भी एक सदस्य नॉमिनेटेड है राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन, वो इसमें भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में। नेक्स्ट देखिए केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। यहां पर अब आप एक नया जोड़ सकते हैं। देखिए अभी जे एंड के को हाल ही में
क्या कराया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो अभी फिलहाल वर्तमान में जेएनके भी इसमें शामिल है, दिल्ली, पुदुचेरी और जेएनके। ऐसा क्यों दोस्तों, यही तीन केंद्र शासित प्रदेशों को क्यों जगह दी गई है इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में? देखिए वो इसलिए क्योंकि ये तीन शासित जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके पास स्वयं की क्या है, विधानसभा है, अपनी खुद की विधानसभा है। और ऊपर मैंने दूसरे पॉइंट में आपको बोला है कि राज्य की विधानसभा इसमें भाग लेंगी। तो बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके पास क्या है, अपनी विधानसभा नहीं है, इसलिए क्या है, यही केंद्र शासित प्रदेश इस इलेक्शन में भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं इसकी निर्वाचन की रीति क्या है। देख दोस्तों, निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इनको निर्धारित किया जाता है, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए एक विधायक की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक एमएलए की मैं बात कर रहा हूं, तो जो विधायक है वो एक विधानसभा क्षेत्र से है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में सारी की सारी पब्लिक को भाग नहीं ले सकती है। तो इसके लिए क्या कराया गया है, जो भी पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको यहां पर जगह दी गई है। जैसे मान लीजिए एक विधायक है, उसका एक विधानसभा क्षेत्र है, तो जितने भी उसके विधानसभा के क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसके लिए मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यही क्या है, आपका समानुपातिक यानी कि अनुपातिक मत प्रणाली है। इसमें क्या कराया गया, राज्य की कुल जनसंख्या का भाग किससे दे दिया जाएगा, राज्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों से। ठीक है दोस्तों, जितनी भी जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसको डिवाइड किया जाएगा, राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं, दोस्तों याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, उनसे डिवाइड किया जाएगा इंटू 1/1000, 1/1000। इससे क्या निकलेगा, एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाएगा। तो मैंने आपको बता दें, राज्य की विधानसभा से जो विधायक चुन के आएंगे उनके मत का मूल्य ऐसे निकलेगा। दूसरा देखिए, एक सांसद, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो आपके सांसद हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके मत का मूल्य कैसे निकलेगा। उनके मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्य के विधायकों के मत का मूल्य, जो भी विधायक के मत का मूल्य निकला है, उनके मतों के मूल्य को किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से। याद रखिएगा फिर से दोस्तों, निर्वाचित ना कि मनोनीत। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये रीति देखने को मिलती है निर्वाचन की। आगे बढ़िए। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। और निश्चित भाग का अनुपात कैसे निकलता है दोस्तों, निश्चित मतों का भाग निकलेगा कुल वैध मत डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 + 1 + 1। इससे क्या निकाला जाता है दोस्तों, निश्चित मतों का भाग निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत पत्र दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मतदाता वोट करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता देगा। देखिए, मत पत्र मिलेगा, मत पत्र में जो भी आपका सदस्य है जो वोट डालने वाला है वो क्या करेगा, उसमें अपने उम्मीदवार को नाम की वरीयता लिख देगा। यहां पर बात को समझिए दोस्तों, जो आप प्रत्यक्ष वोटिंग करते हैं, मान लीजिए उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं या 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष वोटिंग जैसा आपका लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें क्या है, एक को मिले, मान लीजिए टोटल वोट पड़ने थे 100 में से एक को मिले 50, दूसरे को 25 और तीसरे को भी 25। तो सीधे सीधे इसमें किसकी जीत होगी, जिसको ज्यादा वोट मिले 50। तो इससे क्या हुआ, जो ये 25 और 25 वोट थे ये क्या हो गए, खराब हो गए, ये किसी काम के नहीं आए। तो काम कितने आए, यहां पर काम आए सिर्फ 50 वोट, जिससे व्यक्ति जीत गया। ये होती है प्रत्यक्ष वोटिंग। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बात करी गई वरीयता की। वरीयता कहने का मतलब कि 3 व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हुए, मैंने पहली वरीयता दी है ए को, दूसरी बी को और तीसरी सी को। तो होगा क्या कि आगे अगर ए इलेक्शन से बाहर होता है तो मेरा वोट किसके पास चले जाएगा, आपका मेरा वोट चले जाएगा मेरी दूसरी वरीयता यानी कि 2 के पास। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या है, देखिए यहां पर वोट क्या है, वेस्ट नहीं होता है, यहां पर वोट बर्बाद नहीं होता है, यहां पर वरीयता के हिसाब से क्या किया जाता है, वोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति की पदावधि की। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है, और यहां ये बात करी गई किसमें, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में बताया गया राष्ट्रपति के पदावधि के विषय में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं फिर राष्ट्रपति की पदावधि के टर्म की। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। याद रखिएगा पॉइंट, पद ग्रहण करने की तिथि से। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है पद ग्रहण करने से, शपथ लेने से, उसके चुनाव जीतने के बाद, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखिएगा जब राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण कर लेगा उसके पश्चात क्या है, आपका 5 वर्ष तक क्या होगी, उसकी पदावधि होगी। नेक्स्ट देखिए, लेकिन किसी भी समय उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा आपका उपराष्ट्रपति को, और सेम दोस्तों उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व
अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति को आपको उसके कार्यकाल से पूर्व हटाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अनुच्छेद 61 के तहत उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी होगी, उस महाभियोग की प्रक्रिया को सिद्ध करना होगा। यह प्रक्रिया क्या है मैं आगे अपनी वीडियो में आपके इसके विषय में समझाऊंगा। बात करते हैं अनुच्छेद पॉइंट 3 की। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित नहीं है, राष्ट्रपति अनुपस्थित कब होगा, राष्ट्रपति छुट्टी में है, राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब है, राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे में गए हैं, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया, ये सारे कारण है राष्ट्रपति का अनुपस्थित होने पर। कोई सा भी कारण हो, राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के बदले कौन कार्य करेगा, राष्ट्रपति के बदले कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। और यदि मान लीजिए दोस्तों उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहेगा तो कौन संभालेगा, तो कार्यभार संभालेगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अनुपस्थित है तो यहां पर मुख्य कार्यभार संभालेगा उच्चतम न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम जज, जो चीफ जस्टिस के बाद जिसका वरिष्ठता जिसकी हो। ठीक है दोस्तों, और एक बात और समझते हुए चलिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बदले काम करेगा तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते हैं, जो फैसिलिटीज हैं उसकी, वो सारी की सारी किसकी मिलेंगी, वो सारी फैसिलिटीज, सारे वेतन भत्ते मिलेंगे उसको राष्ट्रपति के। ठीक है दोस्तों, और जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बदले कार्य करेगा, राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करके कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर रहा है, तो उस समय पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा की सभापतित्व नहीं करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। यहां से कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने पदावधि की बात करी, इसके बाद हम देखेंगे योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में बताया गया है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अच्छा, बच्चों के मन में सवाल पैदा होगा कि सर 57 कहाँ गया आर्टिकल, तो दोस्तों मैं आपको बताते हुए चलता हूं, आर्टिकल 57 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 57 में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो वो दोबारा से इलेक्शन में खड़ा होगा, उसकी क्या पात्रता होगी। ये एग्जाम के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात कही गई है। अच्छा, योग्यता की बात करें, अनुच्छेद 58 में बात कही गई है योग्यता की, राष्ट्रपति की क्या अर्हताएं होंगी, क्या योग्यता होंगी। तो योग्यता देखते हुए चलते हैं राष्ट्रपति बनने की। यहां पर पहली योग्यता है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक, पहली योग्यता है भारत का नागरिक, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बनने के लिए क्या हो, सक्षम हो। दूसरी योग्यता यहां पर देखिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, उसी के बाद आप योग्यता रखते हैं राष्ट्रपति बनने की। तीसरा है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, परंतु हो ना। कहने का मतलब, जो भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो रहा है, उसकी क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता है वो सारी की सारी उसके अंदर होनी चाहिए, परंतु उसे लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए। योग्यता होनी चाहिए परंतु लोकसभा का सदस्य वो होना। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिकार लेगा। देखिए राष्ट्रपति के पास क्या, लोकसभा के सत्र का सत्रावसान करने का, विघटन भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। तो सदस्य कैसे हो सकता है, जिस सदन का वो सदस्य है, उस सदन को भंग कैसे कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कहा गया है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो परंतु होना। अच्छा, चौथा देखिए, चौथी योग्यता है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद में ना हो। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो भी बनने जाएगा उसे लाभ के पद में नहीं होना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो लाभ के पद में है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या माना जाएगा, अक्षम माना जाएगा। किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आगे देखिए, चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। यानी कि देखिए, अगर आप चुनाव में नामांकन कर रहे हैं अपना राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आपके पास कम से कम 50 प्रस्तावक, यानी कि 50 ऐसे सदन के 50 ऐसे होने चाहिए सदस्य जो आपके नाम को प्रस्तावित करें, और 50 सदस्य ऐसे उसको क्या करें, पास करें, जो अपना समर्थन दें। यानी कि 50 प्रस्तावक जो आपके नाम का प्रस्ताव रखें, और 50 अनुमोदक जो उस नाम को, प्रस्ताव को स्वीकार करें, उसमें अपना समर्थन दें, तभी आप चुनाव में आगे बढ़ सकते हैं।
करते हैं। आरबीआई में 15,000 की, याद रखिएगा कितनी, 15,000 की राशि जमानत के रूप में, यदि उसे कुल मतों का 1/6 मत नहीं मिला तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको 15,000 रुपए जमानत राशि रखनी होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रत्येक चुनाव में एक जमानत राशि रखनी होती है, और यदि आपको कुल वोटों का, जितने भी कुल वैध वोट पड़े हैं, उन वोटों का अगर आपको 1/6 मत नहीं मिला है तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाती है, आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक नोट है, देखिए, वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्य के मंत्री लाभ के पद नहीं होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, यहां से कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्य के मंत्री क्या है, लाभ के पद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात करी राष्ट्रपति, आर्टिकल 52, राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, आर्टिकल 56 देखा राष्ट्रपति की पदावर्तित टर्म क्या है इसका, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 58 देखा राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको ये सब बताया। अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मैं राष्ट्रपति का जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा उसमें हम बात करेंगे कि पदों की क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति की शपथ क्या है, आर्टिकल 59 आर्टिकल, और फिर देखेंगे आर्टिकल 7 राष्ट्रपति की शपथ, और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 61 देखेंगे जिसमें राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात कही गई है। उसके बाद हम कुछ अन्य आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 62 भी देखेंगे जिसमें आपका क्या है, पद के रिक्त भरने के लिए, पद का अगर रिक्त होगा तो कैसे उसे भरा जाएगा 6 महीने के अंदर, इसकी बात भी देखेंगे। और साथ में देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, कार्यकारी शक्ति, आपका सलाहकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, इन सब के विषय में जानेंगे, सैन्य शक्ति वगैरह सब देखेंगे राष्ट्रपति के विषय में, और साथ में देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए इस वीडियो को। जो भी आपको क्वेश्चन, जहां पर आपके मन में क्वेश्चन आता है, आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे क्या करूंगा, आपको क्लियर करूंगा उस चीज को। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक लाइक का बटन दबाइए, और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।